धुंध में लिपटी हुई सर्द तरीन सुबह का वक्त था। हर तरफ हू का आलम था। ज़मान विला की मकीन अभी ख्वाब और खरगोश के मज़े ले रहे थे, जहाँ सभी अपनी अपनी नींदें पूरी करने में मसरूफ़ थे। वहीं पर वो इस वसी और अरीज़ विला में बने अपने जिम में ट्रेडमिल पर भाग रहा था। पिछले आधे घंटे से भागते भागते उसका पूरा बदन अब पसीने से शराबोर था और बाल मुकम्मल तौर पर नम हो चुके थे। बाजुओं पर उभरी हुई नसें और कसरती जिस्म जब हाँपने लगा तो उसने मशीन को रोकते हुए साइड पर पड़े तौलिए को उठाते हुए चेहरे को साफ किया। टेबल पर पड़ा फ्रेश ऑरेंज जूस गटागट चढ़ाया। ज़मान विला में ज़मान अहमद खान अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ रिहाइश पजीर हैं। उनकी अहलिया का इंतकाल हो चुका है। उनकी बड़ी बेटी रुकैया है, जिसे शादी के कुछ सालों बाद ही बेवकी का सदमा सहना पड़ा और वो अपनी एक बेटी के साथ मैके वापस आ गई। फितरतन सादा सी खातून उनकी बेटी अलीज़े अच्छी खासी बातूनी थी। उसके बाद ज़मान का बेटा जावेद है। जावेद की अहलिया समीन गुदास दिल रखने वाली खातून थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा रोहान और बेटी हादिया। रोहान यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था और उसके बाद उसे अपने बाप दादा का बिजनेस संभालना था। हादिया अभी कॉलेज में थी, जबकि अलीज़े यूनिवर्सिटी जाया करती थी। हादिया और उसमें खूब दोस्ती थी, दोनों की खूब बनती थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। अलीज़े ने मोबाइल में वक्त देखते बामुश्किल खुद को बिस्तर से निकाला। यूनिवर्सिटी का टाइम होने वाला था। हादिया उसे 2 बार बुलाने आ चुकी थी, लेकिन वो नींद से बेदार होने के बाद यूं ही कसलमंदी से लेटी रही कि वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आई, जहाँ सारे ही नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। अपनी कुर्सी घसीट कर बैठते ही उसने सबको सलाम किया तो रोहान ने अपनी उचटती सी नज़र उस पर डाली। लाओ बाली और अपने हुलिये से किसी कदर बेपरवाह सी लड़की। रोहान ने उसकी तरफ देख कर नज़रें फेरी। इन लोगों के यहाँ आने से पहले तक दादू की मोहब्बत का वो इकलौता वारिस था, लेकिन अलीज़े अपनी चुलबुली तबीयत की वजह से सारी तवज्जो अपनी तरफ कर लेती थी। बस बचपन की इसी छोटी सी जेलिसी की वजह से रोहान की उससे कभी न बन सकी, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी रोहान के दिल को अच्छी लगती थी। अलीज़े अच्छे से रोहान की नज़रों को 2 बार खुद पर ठहरते महसूस कर चुकी थी। उसे अपना ये मामूजात बहुत खुद पसंद लगता था। जाने खुद को तुरम खान समझता था या शहजादा गुलफाम। अलीज़े इसे घूर रही थी। उसकी रोहान से अनबन पहली बार तब हुई जब एक बार वो कॉलेज से सीधा अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई और वहीं से उसके साथ मार्केट में रोहान ने उसको देख लिया और घर फ़ोन करके जाने कौन से मिर्च मसाले लगा कर बताया कि जब वो घर वापस आई तो रुकैया ने सबके सामने ही उसकी खूब क्लास ली। और तो और नाना जान ने भी नाराज़गी का इजहार किया। वो मुंह नीचे किए उनकी डांट सुन रही थी। जब अलीज़े की नज़र बिला इरादा ही रोहान की तरफ उठी, जो चेहरे पर शैतानी सी मुस्कुराहट लिए उसे चिढ़ा रहा था, बस उस दिन के बाद से इन दोनों के बीच तंज के तीर बरसते रहते थे। अलीज़े यूं ही पहुंची तो उसकी दोस्त हिरा का उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। खैरियत तो है, क्या हुआ? अलीज़े के पूछने पर वो मुस्कुराने लगी। अरे बोलो भी। हिरा की शर्मीली सी मुस्कान पर वो हैरत ज़दा हुई। शादी की डेट फिक्स हो गई है, वो भी 15 दिन बाद की। व्हाट? अलीज़े भौंचका सी रह गई। तुम पागल हो क्या? इतनी क्या जल्दी है? मास्टर्स तो कंप्लीट कर लो। वो इसे समझाते हुए बोली थी। बस यार, पुप्पो बीमार रहने लगी हैं बहुत, तो इसीलिए। और छोड़ो भी पढ़ाई, मैं भी फरहान के कहने पर ही पढ़ रही थी। तुम्हें तो पता है कि जान जाती है मेरी इन किताबों से। अब उनकी अम्मी बीमार हैं तो वो शादी की जल्दी मचा रहे हैं। और मेरी बात सुनो तुम, ख़बरदार अगर ये कहा कि तुम शादी पर हरगिज़ नहीं आ सकती। तुम्हारे बगैर शादी नहीं करनी मैंने। वो धौंस भरे अंदाज में बोली तो अलीज़े ने उसके गाल पर चुटकी भरी थी। लाजमी आऊँगी भाई, मैंने तो पहले ही घर में कह रखा है कि हीरा की शादी पर कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं छोड़ूंगी ये शादी। घर वाले जानते हैं यार कि एक तुम ही तो मेरी दोस्त हो। वो उसे प्यार से कहते अपने साथ लगा गई। हीरा यूनिवर्सिटी से अपने घर वापस जा चुकी थी, जो कि अंदरून सिंध का कोई इलाका था। हीरा के वालिद एक बहुत बड़े जागीरदार थे। उनकी कई कनाल पर फैली बड़ी सी हवेली थी, जहाँ अलीज़े अपनी मामा, नाना और हादिया के साथ पहले भी जा चुकी थी। दोनों के घर वाले भी एक दूसरे को जानते थे। अलीज़े शदोमत से शादी की तैयारियां कर रही थी। हादिया के एग्ज़ाम्स होने वाले थे। उसने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था, तो उसने नाना जान और मामा के साथ जाने का प्लान बनाया था। मगर किस्मत की करनी ऐसी हुई कि उनके शादी में जाने के महज एक दिन पहले नाना जान की सगी बहन का इंतकाल हो गया, जो पंजाब की रिहायशी थी। अलीज़े के नाना ज़मान साहब, जावेद मामू, मामी और अलीज़े की मामा का जाना नागुज़ेर था। मैं शादी पर कैसे जाऊंगी?
वो सब लाउंज में बैठे ही थे जब अलीज़े ने घुटी सी आवाज़ में कहा। जानती थी कि इस मामले पर ज़िद नहीं कर सकती क्योंकि फोतगी हुई थी और सोगवार सा माहौल था। ज़मान साहब ने नवासी की आंखों में नमी देखी। उसकी शादी के लिए तैयारियां किसी से ढकी छुपी नहीं थी। जावेद मामू ने समीन की तरफ देखा। हादिया के पेपर है ना, तो समीन तुम रुक जाओ घर पर, और रोहान तुम अलीज़े के साथ जाओगे शादी पर। रोहान अपने बाबा का ये ऑर्डर सुनते करंट खाकर अपनी जगह से उठा था। अलीज़े ने भी नागवारी से रोहान की तरफ देखा। मैं उसके साथ कहीं नहीं जा रहा बाबा, और मुझे भी नहीं जाना दादू इसके साथ, वो पैर पटकते हुए बोली थी। रोहान ने उसे घूर कर देखा और बोला, हाँ जैसे मैं तो तड़प रहा हूँ ना तुम्हारे साथ जाने को। उसने तनफ्फुर से कहा, बस फैसला हो गया है अलीज़े, तुमने जाना है तो रोहान साथ जाएगा, वरना घर बैठो। और रोहान, मैं अब कोई बहस ना सुनूं तुम्हारी तरफ से, समझ आई? ज़मान साहब ने पोते और नवासी को सख्त नज़रों से घूरते हुए कहा। रोहान उसको घूरता अपने कमरे में चला गया, जबकि अलीज़े हादिया को रोहान सी नज़रों से देखने लगी। ये बंदा उसे कुछ पल के लिए बर्दाश्त नहीं था। 3 दिन उसके साथ कैसे रहती, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। बादिल ना ख्वास्ता दोनों तैयार हो गए थे। अच्छा मामा चलते हैं हम। रोहान ने समीन के आगे सर झुकाकर प्यार लिया तो उसी वक्त अलीज़े ने उनके गले में बाहें डाली। सख्त बदमज़ा होता वो इस पर कहर आलूद नज़र डालकर रह गया। तू आ जा मेरी खैर आ, उसको सुनाते वो बैग्स लिए पोर्च तक आया और गाड़ी में बैग्स रखकर उसने आने का वेट करने लगा। एक अनोखे सफ़र का आगाज़ हो चुका था। उसने तिरछी निगाह से रोहान की तरफ देखा, जो रोबोट बना बगैर किसी तासुर के गाड़ी चला रहा था। ज़बान में खुजली महसूस करते ही वो मसनूई खांसी थी, तो रोहान ने उचटती सी नज़र उस पर डालते दोबारा विंड स्क्रीन पर निगाहें जमा दी। मुझे प्यास लगी है, तो मतलब पानी पीना है? तुम्हारे लिए अब क्या गाड़ी में ही कुआं खुदवाऊँ? पिछली सीट पर देखो पानी रखा है, उठाओ और अपनी डिज़र्ट सहारा के ऊँट जैसी प्यास बुझाओ। वो पछताई कि उसको छेड़ा ही क्यों। कैसी कड़वी ज़बान थी उसकी। मजाल है जो ढंग से बात की हो कभी। हीरा को इन्फॉर्म किया है? उससे रब्ता रखो ताकि वो हमें रिसीव कर ले आकर। हाँ कर दिया है इन्फॉर्म। अच्छा रोहान प्लीज़, ये 3 दिन हम अच्छे से बिहेव करेंगे प्लीज़। देखो तुम्हें जो भी मसले हैं मुझसे या मुझे जो भी तकलीफ़ है तुमसे, उसको कुछ दिनों के लिए भूल जाते हैं हम। वो लजाजत भरे लहजे में बोली कि रोहान ने इस बात में सर हिला दिया। 2 घंटे बाद वो हीरा के यहाँ पहुँचे थे और उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था। यूँ लगता था कि हर शख्स गायबाना तौर पर अलीज़े से वाकिफ़ है। अलीज़े आपी, आप तो किसी को भी नहीं लाईं साथ में। आपको पता है हीरा बाजी ने पूरे घर वालों को अलर्ट किया हुआ था कि उनकी दोस्त आ रही है फैमिली के साथ, मगर आप तो बस अपने भाई के साथ ही आई हैं। हीरा की छोटी बहन सना ने अलीज़े से शिकवा किया। भाई नहीं है वो मेरा, मामूजाद है। हादिया के एग्ज़ाम्स थे और फैमिली में डेथ हो गई थी किसी करीबी की, बाकी इसलिए नहीं आ सके। ओह अच्छा, रोहान को किस रूम में ठहराया है मुझे बता दो ताकि मैं शाम के कपड़े प्रेस कर दूँ उसके। अरे मैंने कपड़े प्रेस करने हैं अपने भाईजान के, तो साथ ही रोहान के भी कर दूँगी, अलीज़े ने हीरा से कहा तो उसकी चचाजाद आयरा बेतकल्लुफ़ से बोली थी। उसे ये शोखापन बिल्कुल न भाया। मतलब वो क्यों उसको रोहान कह रही थी? साथ भाई भी कहा जा सकता था। नहीं, असल में मुझे कुछ काम भी है उससे, तो बता दो किधर है वो, उसने चबाते हुए कहा। अच्छा आओ मैं आपको ले चलती हूँ। लंबी राहदारी से गुजरकर एक रूम के दरवाजे के बाहर ही उसने रुक कर दस्तक दी तो कुछ पल बाद ही यस की आवाज़ आई। आयरा बेधड़क अंदर घुसी। एक शख्स कबर्ड में सर घुसाए खड़ा था, दूसरा आईने के आगे खड़ा उसमें अपने जलवे को देखता उसे तोड़ने के दर पे था। तीसरे के आगे जूतों का ढेर रखा था जिसे बड़ी ही दिलजमी से चमकाया जा रहा था। साथ साथ वाहियात आवाज़ में छल्ला मेरा जी ढोला टाइप सॉन्ग की हड्डी पसली एक की जा रही थी। वो जो आयरा को देखकर भी अपना काम जारी रखे हुए थे, उस पर नज़र पड़ते ही हड़बों का शिकार हुए। कबर्ड वाला फ़ौरन कबर्ड बंद करके उसी के साथ टेक लगाए मुहज़्ज़िब बनने की सरतोड़ कोशिश करने लगा, तो जूते पॉलिश करने वाले ने जूते यूँ पीछे किए थे जैसे उनमें करंट दौड़ रहा हो, जबकि अपने हुस्न से मुतासिर शख्स ने अपने जलवों की ताब न लाते हुए हेयर ब्रश उठाकर सलीके से जमे बालों पर हल चलाना शुरू कर दिया। न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई तो उन तीनों ने ही आयरा को नज़रों ही नज़रों में लानत रसीद की। ढीठ बनकर हंसते वो रोहान की बाबत पूछने लगी। तभी वो फ़कत ब्लैक ट्राउज़र में वॉशरूम से बरामद हुआ। जहाँ अलीज़े पर घड़ों पानी पड़ा था, वहीं आयरा शर्म से बेबहूटी बनने लगी। रोहान भी इस अफ्ताद पर बौखलाता सोफे पर पड़ी शर्ट उठाकर पहनने लगा। अलीज़े ने बारूद निगाहों से आयरा को छुआ मुआ बने देखा तो दांत पीस के रह गई। खैरियत है, क्या हुआ?
हाँ रोहान, उन्हें कुछ काम था आपसे, और आप अपने कपड़े मुझे दे दें, मैं प्रेस कर दूंगी। रोहान ने पूछा अलीज़े से था, मगर जवाब आयरा ने दिया। और उसकी इस ऑफ़र पर जहाँ उसने अबरू उचकाए थे, वहीं अलीज़े की जान चली थी। जी चाहा उसकी पुश्त पर एक लात रसीद करे। रोहान ने जो उसके खूनख्वार तेवर देखे तो आयरा को सहूलत से मना कर दिया, तो वो ढीठ बनी उन तीनों नमूनों से अलीज़े का तारुफ करवाने लगी। रोहान, कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताना है आपने। इसे अपना ही घर समझें, और तुम्हें क्या घरवाली समझ ले? नथने फुलाते हुए वो बेआवाज़ बोली थी। उसे हीरा की ये चचाजाद नहायत जहर लगी, जो ख्वामख्वाह ही रोहान पर कंबल हुई जा रही थी। रोहान ने महज मुस्कुराने पर इक्तफा किया, तो अलीज़े ने आयरा को सवालिया निगाहों से देखा कि बहन, थोड़ा और मसाला लगाना है इस बंदे को, यह हो गया तुम्हारा। तो वो झेंपने की फ्लॉप एक्टिंग करती हुई रूम से बाहर निकली थी, तो बाकी सब भी एक एक करके निकलते चले गए। दोनों हाथ कमर पर रखे उसे तीखे चतोनों से घूरते वो रोहान को हंसने पर मजबूर कर गई। क्या इतना क्यों तपी हुई हो? एटीट्यूड से उसने पूछा था। सच बताना, पहले से जानते हो क्या उसको तुम? इतना क्यों लगावट का मुजाहरा कर रही थी वो? मेरी मजाल, जो अब उसकी तरफ देखूं भी। अब मूड ठीक करो अपना, दोस्त की शादी में आई हो तो एंजॉय करो। और तुम क्या इतनी पॉजेसिव हो मेरे लिए? उसने मज़ा लेते उसको देखते कहा, तो उसको जैसे 1000 वोल्ट का झटका ही तो लगा था। व्हाट? मुंह धोकर रखो अपना तुम। ये सब इसलिए ताकि तुम खबरदार रहो, यहाँ तुम अपनी रूह ठंडी करने मत बैठ जाना। बड़ी इज्जत करते हैं सब मेरी, वही इज्जत ना जिसका तुम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हो। कभी मिली जो नहीं इतनी इज्जत, तभी अपनी इमेज की इतनी परवाह है ना तुमको। रोहान ने नाक से मक्खी उड़ाई और उसकी बात को किसी खातिर में न लिया था। अपने कपड़े दो, प्रेस कर दूंगी मैं। हाँ, इतना प्रोटोकॉल दोगी कि अब तुम मुझे? कपड़े निकाल कर उसे थमाते वो मुस्कुराया था। गाल के गढ़े नुमाया हुए तो अलीज़े की निगाह उन पर जम गई थी। पकड़ो भी, उसकी आवाज़ पर वो सर झटकते रूम से बाहर निकली, तो वो आईने के आगे खड़ा अपने बाल संवारने लगा। सब तैयार होने के लिए पार्लर जा रही थी, कज़न्स वगैरह। तुमने भी जाना है तो बताओ, उनके साथ ही भिजवा देती हूँ। अरे नहीं यार, मेकअप में करती ही नहीं, और फिर यूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हीरा के कहने पर अलीज़े बोली थी। चलो फिर तैयार होना शुरू हो जाओ तुम, बाकी सब जाने ही वाली होंगी पार्लर। हमारे यहाँ दुल्हन मेहंदी पर बिल्कुल सादा होती है। अलीज़े ने सवालिया नज़रों से उसकी तैयारी का पूछा, तो हीरा ने बताया। रूप नहीं आता बारात वाले दिन पे, अगर मेहंदी पर भी इतनी लीपापोती कर ली जाए। अलीज़े ने ताईद में सर हिलाया और वॉशरूम में अपना जोड़ा उठाए चेंज करने चल दी। उफ़ रोहान, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो जो आईने के आगे खड़ा अपनी तैयारी को देखते हुए बाल संवार रहा था, आयरा की इस लगावट पर मुंह बनाकर रह गया। आप भी अच्छी लग रही हैं। जवाबन कड़वा घूंट भरते हुए वो उसकी तारीफ़ कर गया, तो उसे उसने अपने ही रंग में लिया था। तेज़ तरीन भड़कीले पीले रंग की तंग कुर्ती के साथ शोकिंग पिंक लहंगे में वो वाकई प्यारी तो लग रही थी, मगर उसके चेहरे की मस्नूई मासूमियत उसकी खूबसूरती को गहना कर रही थी। अभी मेहंदी के फंक्शन में सभी भंगड़ा डालेंगे, आप मेरा साथ दीजिएगा प्लीज़। उसकी ऑफ़र पर वो बिदका। जी नहीं, मुझे आता नहीं ये सब। अरे मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगी आपको, आयरा ने रोहान के इनकार करने के बावजूद कहा। उसकी बात पर उसको कोई जवाब न सूझा, तो आयरा को क्रॉस करते बाहर की जानिब लपका कि ये तो बहुत ही कोई लसोड़ा ब्रांड लग रही है। हीरा का घर हवेली नुमा था, जिसकी वजह से फंक्शन घर में ही होना थे। वो लॉन में चला आया, जहाँ हीरा के भाई और कज़न्स ने उसे हाथों हाथ लिया था। कुछ तैयारियों को फाइनल टच दे रहे थे। अच्छी खासी भरी भरी फैमिली थी। घर के बाकी मर्द हजरात काम में मसरूफ़ थे, तो ख़वातीन इधर उधर मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थीं। मेहमानों की आमद में तेज़ी आने लगी, तो लॉन में रखी कुर्सियाँ पुर होने लगीं। ये अलीज़े कहाँ रह गई है? हीरा के भाई हमदान की किसी बात पर सर हिलाते हुए उसकी जहनी रो भटकी। मतलाशी निगाहों से उसने इधर उधर देखा, मगर वो उसको कहीं भी दिखाई न दी। शदीद बेचैनी महसूस करते हुए वो मोबाइल निकाल कर उसको टेस्ट कर बैठा। ऐसा ही होता है हमेशा मेरे साथ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मगर मुझे आईलाइनर लगाना ऐसे ही मुश्किल लगता है जैसे छुरी से लगाना हो। इतना हाथ कांपता है लगाते हुए। वॉशरूम से वो दोबारा मुंह धोकर आते हुए वो जले दिल से फपोले फोड़ रही थी। आईलाइनर को बराबर करने के चक्कर में उसने अपनी शक्ल ही मज़ाक़ ख़ैज़ बना ली थी, तो चेहरा धोकर आना पड़ा। अरे आयरा को कहती हूँ, वो लगा देती है लाइनर, मेकअप अच्छा कर लेती है। वो खुद ही तैयार हुई है, पार्लर नहीं गई, काफ़ी अच्छी भी लग रही है। हीरा ने उसे बताया तो वो सर झटक गई। रहने ही दो तुम,
एक आंख नहीं भाई मुझको तुम्हारी वो कज़न। डोरे डालती है वो रोहान पर। गुस्से से उसने कहा। तो भवें उचका गई। तुम्हें इतनी मीठी क्यों लगी? अगर वो डोरे डाल भी रही है तो हम एक दूसरे के साथ आए हैं तो जिम्मेदारी है एक दूसरे की। अच्छा तुम ना अपने दिमाग पर इतना जोर न डालो, धमाका हो जाएगा। शरारत से वो बोली। तभी मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। मोबाइल को उठाकर शीशे के आगे अपना आप देखते हुए उसने रोहान की तरफ से आने वाला मैसेज पढ़ा और अपनी आंखें सुकेड़ी। क्या हुआ, ऐसे क्यों शक्लें बना रही हो? उसने जवाब देने की बजाय मोबाइल स्क्रीन उसके सामने की, जिसको पढ़ते हुए वो बेसाख्ता कहकहा लगाई। कुछ भी कर लो, लगना तुमने बिलबतोड़ी ही है। तैयार तो यूँ हो रही हो जैसे तुम्हारी ही तो मेहंदी है। इस बंदे को ना तमीज़ आएगी ही नहीं कभी बात करने की। वो चिढ़कर बोली तो हीरा ने उसको पुचकारा कि चलो अब मूड ना ख़राब करो, हो सकता है मेरी मेहंदी होने का सामान हो जाए और इसी फंक्शन में मुझे मेरा दुल्हा मिल जाए। उसे जवाब सेंड करके वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुई। तभी लड़कियों का जमे गफीर उमड़ आया। अलीज़े को अपना आप बेहद फीका महसूस हुआ। जो ढंग से तैयार तो क्या होती, उसके तो बाल भी अभी खुले हुए उसकी तवज्जो के तलबगार थे। हीरा ने उसे देखते हुए अपनी एक कज़न को बुलाया और अलीज़े का हेयर स्टाइल बनाने के लिए कहा। नहीं, मुझे कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाना, बस ऐसे ही ठीक हैं बाल मेरे। उसकी बात पर सबकी सताइशी नज़रें उसके बालों को तकने लगी। आप ऐसे ही बेहद हसीन लग रही हैं अलीज़े आपी। सना ने उसका गाल चूमकर कहा तो वो शर्म से सुर्ख पड़ गई। चलो अब हीरा को बाहर लेकर आ जाओ। 9:30 हो चुके हैं। स्टेज के एक तरफ रखे हुए साउंड सिस्टम के पास 3-4 लड़कों के साथ खड़ा वो इसका मैसेज पढ़कर सर झटक गया। तभी दुल्हन आ गई के शोर पर वो भी उस तरफ मुतवज्जो हुआ। दुल्हन की तरफ तो क्या वो देखता, उसकी निगाहें अलीज़े के सरापे पर अटक गईं। फिरोजी और येलो कंट्रास्ट में लहंगा कुर्ती पहने, जिस पर गोटे शीशे का काम किया हुआ था, बड़े बड़े शीशों वाले झुमकों के साथ बिल्कुल स्ट्रेट खुले बाल जो हल्की हवा की वजह से उसके चेहरे पर आ रहे थे। बार बार उन्हें एक हाथ से हटाती हुई खासे नर्वस से तासुरात लिए वो उसे दिल के बेहद करीब लगी। उसे खुद पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ तो वो मज़ीद बदहवास होती। वो यहाँ वहाँ देखने लगी। तब तक स्टेज पर पहुंचकर दुल्हन को बिठाया जा चुका था। तेज़ी से स्टेज से उतरकर वो लॉन में रखी कुर्सियों की जानिब बढ़ी। जब वो उसकी राह में हायल हुआ, उफ, ध्यान से नहीं आ सकते, अभी ज़ोरदार टक्कर हो जाती हमारी। अलीज़े ने घूर कर कहा। फिर बोली, अच्छा बताओ, मैं ओवर तो नहीं लग रही ना? मतलब ठीक लग रही हूँ ना? इन सब के आगे बुरी तो नहीं लग रही? ये बताओ। उसके पूछने पर वो महज उसे घूर कर रह गया। ओहो, अब यहाँ हादिया तो है नहीं जो उससे पूछूंगी मैं, तो तुम ही बता दो, लजाजत से उसने कहा। तो एक नज़र वहाँ एक एक पाव मेकअप थोपे चेहरों पर डालकर मुस्कुरा दिया और बोला, अब जाहिर सी बात है उन्होंने इतनी मेहनत की है तो अच्छी खासी हूरें लग रही हैं। तुम्हें तो वैसे ही तमीज़ नहीं है कि इस तरह के फंक्शंस में कैसे तैयार होते हैं, तो बस गुजारे लायक ही लग रही हो। अफसोस, तुम्हें यहाँ कोई नज़र भर के देखने वाला नहीं मिलेगा। किसी दूल्हा के मिलने की उम्मीद पर तो फातिहा ही पढ़ लो तो बेहतर है। उसकी इस फरमुदात और कमीनी सी पेशन गोई पर वो आग बबूला होती उसे फाड़ खाने वाली अंदाज में देखने लगी। इस तरह करते हुए उसकी आंखों की पुतलियाँ साइज़ में फैली थीं। रोहान को लगा लड़की सबसे ज़्यादा हसीन गुस्से में ही लगती है। अच्छा, अब यूँ शक्ल बना के डराओ मत, ठीक लग रही हो। मुस्कुराहट छुपाते हुए वो बोला। तो अलीज़े ने कहकर सर झटका था। चूँकि अभी लड़के वाले मेहंदी लेकर नहीं पहुँचे थे, सो टाइम गुजारने को तमाम लड़के लड़कियां दायरा बनाए भंगड़ा डालने को तैयार खड़े थे। वो और रोहान एक टेबल के गिर्द रखी चेयर्स पर बैठ गए। किसी इंडियन सॉन्ग के बजते ही सबके पैरों को गोया पहिए लगे थे। भंगड़ा क्या था, एक तूफान बदतमीज़ी था। सबकी अलग ही कुल थी कि कोई गोल घूम रहा था, कोई ठुमके लगाकर कमर पर जुल्म ढा रही थी। कहे की आवाज़ पर रोहान ने उसकी तरफ देखा तो मबहूत हुआ। तभी उनके करतब पर बेतहाशा हंसते हुए उसने रोहान के बाजू पर हाथ रखकर हीरा के एक कज़न की तरफ मुतवज्जो करना चाहा, जो डांस करते हुए बेहद मुज़ाहिका खेज़ लग रहा था। खुले हुए बेहद सिल्की बालों के साथ बराए नाम मेकअप में वो कोई अप्सरा लगी। सीने पर हाथ रखे हुए हंसी रोकते रोकते भी कहकहा लगाते हुए वहाँ उसको ज़रा भी अंदाज़ा न था कि वो रोहान के अलावा किसी और की निगाह में भी आ चुकी है। तभी उसने आयरा को उनके टेबल की तरफ आते हुए देखा। हंसी के साथ साथ मुस्कुराहट भी चेहरे से जुदा हुई थी। प्लीज़ आइए ना रोहान, हमारा साथ दीजिए। रोहान की तरफ झुककर एक अदा से कहते हुए वो अलीज़े को आग ही तो लगा गई थी। नहीं नहीं, रोहान को कहाँ शौक है ऐसे भंगड़े वंगड़े का। यू कैरी ऑन। बामुश्किल होठों को फैलाते उसने मुस्कुराहट बनाई और आयरा से कहा। तो जहाँ आयरा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात आए थे, वहीं रोहान ने अपना एक अब्रू उचकाया और उससे इशारे में पूछा, हाँ हाँ सीरियसली? तो जवाबन उसने दांत पीसे, नहीं
शौक नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ भंगड़ा डालेंगी ना तो शौक भी होने लगेगा। आयरा अपनी स्पेशलिटी मतलब ढीठपन के जौहर दिखाते न सिर्फ बोली थी बल्कि रूहान का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए ले जाने पर बजिद हुई। हैरत से मुंह खोले वो रूहान का हाथ आयरा के हाथ में देखने लगी। वो भी इस अफ्ताब के लिए तैयार ना था। आयरा के हाथ से अपना हाथ निकालने ही वाला था जब अलीज़े का लाल भभूका होता चेहरा देखकर उसने अपनी हंसी जब्त की और आयरा के साथ चल दिया। वो जो कब से उस लड़की के आसपास मंडला रहा था, जैसे ही उसका बॉडीगार्ड रोहान वहाँ से हटा तो झट से उसके बराबर वाली कुर्सी पर विराजमान हुआ था। अलीज़े ने चौंक कर उसकी जानिब देखा तो वो जज्बा खैर सगाली के तहत मुस्कुरा दिया। जी आप कौन? खाकसार को नबील कहते हैं। खाकसार कौन? मैंने आपका पूछा है कि आप कौन हैं मौसूफ। मुंह बनाते हुए वो उस पर रूहान का गुस्सा उंडेलती बोली तो नबील का कहा गूंजा था। खाकसार और नबील दोनों ही मैं हूँ मौसूफ़ा। इसकी तरफ झुककर वो बोला तो बेसाख्ता अलीज़े पीछे हुई। तभी दंदनाते हुए रूहान वहाँ पहुँचा था। अलीज़े ने पहले हैरत और फिर शदीद नाराज़गी से उसकी तरफ देखा था जबकि वो खा जाने वाली नज़रों से नबील का पोस्टमार्टम कर रहा था। जी, सवालिया नज़रों के साथ रूहान ने नबील से पूछा तो वो गला खंकारते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा गया। हेलो, आई एम नबील एंड यू? बादिल ने ख्वास्ता उससे मुसाफा करते हुए वो अलीज़े की बराबर वाली चेयर पर बैठा। एक्सक्यूज़ मी फैमिली, अलीज़े की तरफ इशारा करके वो नबील से बोला तो वो जो कब से अपने नाखूनों को देखती अपना गुस्सा जब्त कर रही थी, एक नज़र उस पर डालकर मुंह मोड़ गई। ओह, बहन है आपकी? नबील ने पुरसुकून होकर सवाल किया तो उसने अपने लब भींचे। दिल ने इस बात पर अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ी। नहीं, शी इज़ माई फ्योंसी। ठंडे लहजे में जब वो बोला तो नबील के अरमानों पर बर्फानी तौदा गिरा। ओह ओके, हैव फन। मुस्कुरा कर कहते हुए वो वहाँ से गया तो रूहान ने मुतवक्का नाजिल होने वाले अजाब को सोचकर खुद पर तरस खाया। वो जानता था कि अलीज़े उसे फाड़ खाने वाली नज़रों से देख रही है और किसी भी वक्त फटकर उसकी जान मुश्किल में डालने वाली है। गहरी निगाहों को सरसरी बनाते उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसकी हंसी छूटी थी। पूरी आंखें खोले उसको देखती हुई मुट्ठियाँ गुस्से से भींचते उसे वो बहुत ही क्यूट लगी, जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी मनपसंद खाने की शे न मिलने पर एड़ियाँ रगड़ते हुए गुस्सा दिखाती है। क्या बका है ये और क्यों? ये फजूल आदमी दफ़ा हो जाए तुम्हारे पास से, इसीलिए। रूहान के सुकून से जवाब देने पर वो मज़ीद आग बबूला हुई। मंगेतर हूँ मैं तुम्हारी बहन, क्यों नहीं बोला? बोल सकते थे ना। नतने फुलाते वो बोली तो शहादत की उंगली से पेशानी खो जाते। वो बेबसी से उसे देख कर रह गया कि वो खुद भी नहीं जानता था इसे मंगेतर कहकर मुतारिफ क्यों करवाया। देखो, मुझे वो शख्स ठीक नहीं लग रहा था। ओह, लाइक सीरियसली? तुम्हारे इतने करीब बैठा था, मुझे नहीं अच्छा लगा बस। उसकी जगह पर चिढ़ते वो बोला तो उसका गुस्सा कहीं दूर जा सोया। उसकी जगह एक अजीब सी राहत दिल को मिली थी जिसे वो कोई नाम न दे पाई। उधर देखो, तुम्हारी कमली मटिया नच नच के अपनी पसलियाँ सेक रही है। और एक मिनट, ये तुम गए क्यों थे उसके साथ कथक करने, बताना ज़रा। डांस करती आयरा की तरफ इशारा करते ही अचानक उसने नया खाता खोला था। रूहान हंसते हुए अपनी आंखें मींच गया। जान निकाल दूंगी तुम्हारी मैं अगर अब उसकी तरफ गए तो। सुना, जाऊंगा मैं तो। उसने उसको तक चढ़ाई और हंसपे तवक्का वो फूल के गुप्पा हुई थी। ठीक है, मैं भी नबील को बुलाती हूँ अगर तुम आयरा के करीब भटकोगे भी तो। ये सुनते उसकी सारी शरारत हवा हुई और चेहरे पर गुस्से के बादल लहराए। मरना है मेरे हाथों, सर्द लहजे में वो बोला तो अलीज़े चहकी थी। बोलो नहीं जाओगे? वो कई सानिये उसे देखे गया। बोलो ना। जज्बात में सर हिलाते हिलाते आंखों में जो संजीदगी थी वहाँ जज्बात हिलकोरे लेने लगे जिसकी तपिश उसके दिल तक गई तो वो बगैर प्यास के ही पानी पीने का कहती वहाँ से उठी थी। लेट नाइट फंक्शंस अटेंड करने के बाद सुबह 4 बजे के करीब सब सोए थे। ढोलक और डांस की ऐसी महफिल उसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। खासा एंजॉय करते रात अपने अख्ताम को पहुंची। अगले रोज़ दोपहर तक सोए रहने की वजह से उसको याद न रहा कि रूहान के कपड़े प्रेस करने वाले हैं। जल्दी जल्दी पानी के छपाके मुंह पर मारकर उसके रूम की तरफ बढ़ी। दौड़ नाक किया मगर कोई जवाब न पाकर उसे धकेलती अंदर दाखिल हुई। सोफे पर ही आंखें मूंदे नींद दराज रूहान दिखाई दिया तो तीर की सी तेज़ी से वो उस तक जा पहुंची। रूहान, आर यू ओके? थकी सी निगाहें उसकी नज़रों से टकराईं तो वो हकीकतन बेहद परेशान हुई। सर दर्द शदीद जवाब देकर वो फिर पलकें मूंद गया तो वो जल्दी से हीरा के पास गई और मुलाजमा से चाय बनवाई। डिस्प्रिन की 2 गोलियां लिए रूहान तक आई थी। उठो, ये लो टेबलेट लो चाय के साथ। पल के पल उसने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर पास रखी चाय और टेबलेट को।
और फिर बोला, चाय और टेबलेट ले आई हो, सर भी तो दबा सकती थी। अजब लाड से वो बोला तो उसने अपनी मुस्कुराहट रोकी और बोली, गला दबा दूं? आंखें खोलकर वो उसे देखे गया। सर दर्द से सुर्ख होते, नैन और बोझल सी पलकें। अलीज़े को पहली बार मालूम हुआ कि मर्द की आंखें भी हशर बर्पा करने की सलाहियत रखती हैं। उठ जाओ, फिर कपड़े प्रेस करती हूँ तुम्हारे। उसकी नज़रों की सहर से खुद को बामुश्किल आज़ाद करवाती वो बोली और बैग से उसके कपड़े निकालने लगी। उठकर चाय पीते हुए वो मुसलसल उसी पर नज़रें जमाए हुए था। अलीज़े ने रुख मोड़कर आंखें नीची। उसे रूहान का देखना डिस्टर्ब कर गया था। ताड़ू कहीं का, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। बारात के लिए वो सब रेडी होकर हवेली के वसी लॉन में पहुंच चुके थे। अरे वाह, हमारी तो मैचिंग हो गई है। रूहान ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक ही शॉल कंधों पर रखे वो बहुत ही संजीदा सा वडेरा लग रहा था, जबकि उसके बरक्स उसकी शरीर फितरत फड़क रही थी कि काश अलीज़े आयरा को इसके साथ खड़ा देखे। सोने पे सुहागा सूट भी एक रंग में पहने थे। आयरा ब्लैक और सिल्वर फ्रॉक में वाकई प्यारी लग रही थी। रूहान की दुआ रंग लाई। अलीज़े ने सरसरी सा उनकी तरफ देखा और नज़रें उन दोनों पर ही जम गईं। देखो अलीज़े, हमारी तो मैचिंग ही हो गई है, आयरा ने शौक़ी से कहा था। रूहान ने जानबूझकर मुस्कुराते आयरा की जानिब देखा। अलीज़े ने बेख्तियार पहलू बदला था और उसे खून आशाम निगाहों से देखा। वो मारा। रूहान का दिल उसकी जलन पर झूमते हुए चिल्लाया, आयरा, ये नबील हीरा का क्या लगता है? जहाँ उसके इस सवाल पर आयरा रूहान को निहारती चौंकी थी, वहीं रूहान का नाचता दिल झाग की तरह बैठा। बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं और हीरा की शादी के लिए बतौर ख़ास आए हैं शारजा से। उनका अपना बिजनेस है वहाँ, और पता है अब की बार तो वो अपनी शादी करवा के जाने का इरादा रखते हैं। आंटी बता रही थी कि उनको जैसी लड़की पसंद है वैसी लड़की तो मिलना ही मुश्किल है। खासी अलग सी पसंद है उनकी, किसी से सीधे मुँह बात करना पसंद नहीं करते। और हमारी फैमिली की तो हर लड़की को ही एक हद में रख कर बात करते हैं, बंदा चाह कर भी फ्रैंक नहीं हो पाता। लब भींचे वो नबील नामा सुन रहा था तो अलीज़े खुद को बेहद इंटरेस्टेड जाहिर कर रही थी, जिसे देखते हुए रूहान का फिशारे खून बुलंद होने लगा। मतलब अगर वो किसी को वक्त दे तो बात है उस बंदी में, राइट? बिल्कुल। हाँ, इतना अमीर कबीर और हैंडसम भी उस जैसे बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारनी हो तो और क्या चाहिए किसी लड़की को, है ना? बात के एंड पर उसने आयरा और रूहान से राय जाननी चाहिए तो आयरा हंस दी। अच्छा, मैं आती हूँ, उजलत में कहती हुई वो अपनी एक आंटी की तरफ भागी जिन्होंने उसे आवाज़ दी थी। तब तक वो उसके एन सामने आकर उसे सर तपेर घूरने लगा। तुमने इंग्लिश का वो मुहावरा सुना है, टिट फॉर टैट? हंसी जब्त करते हुए वो इसे कोयलों पर बिठा गई। वो हनूज इसे सर्द निगाहों से देख रहा था तो अलीज़े को उलझन होने लगी। तूफ़ान से पहले की खामोशी को महसूस करते वो खुद को तैयार करने लगी, क्योंकि इतना तो वो जानती थी कि ये बंदा ईंट का जवाब पत्थर के साथ देने वालों में से है। बात सुनो आकर, वो कहता हुआ जाने लगा तो उसने सर झटका। एवं मैं नहीं आ रही राइट नाउ लीज़े, ग्लेशियर की इसी सर्द आवाज़ में कहकर वो उसे भी सुनकर गया तो अलीज़े को अपनी की जाने वाली बकवास पर पछतावा होने लगा। लंबे लंबे डग भरता वो उसकी नज़रों से ओझल हुआ तो वो भी तेज़ी से हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ रूहान के पीछे लपकी थी। एक रूम का दरवाज़ा खोलते अंदर जाते ही उसने ज़ोरदार ठोकर से दरवाज़ा बंद किया और वो जो उसके पीछे तेज़ी से आती हुई इंटर होने को थी, दरवाज़ा मुंह पर बंद हुआ तो हैरत से उसका मुंह भी खुल गया था। बदतमीज़ आदमी, माथे पर शिकने लाते वो बोली और नाक घुमाकर रूम में दाखिल हुई। खिड़की को खोले जाने वो अंधेरे में क्या तलाश कर रहा था। वो कदम उठाती एन उसके सामने जा खड़ी हुई। शॉल कंधों से उतार कर गिरेबां के 2 बटन खोले और वो गहरी सांसें ले रहा था, जैसे घुटन महसूस हो रही हो उसे। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? अभी बारात आ जाएगी। जल्दी बोलो, मुझे जाना है बाहर। वह हनूज अंधेरे पर नजरें जमाए उसकी मौजूदगी को किसी खातिर में न लाया तो अलीज़े को पतंगे लगे थे। ऐसे ही बुत बने खड़े रहना था तो मुझे क्यों बुलाया था? इतनी ही वेली लगती हूँ मैं तुमको? उसके कान में वो चिल्लाई तो रेहान ने बामुश्किल इश्ताल को दबाया। मुझसे बात मत करना अब तुम, अच्छा? जब मज़ीद कुछ देर गुजरने के बाद भी वो कुछ ना बोला तो अलीज़े गुस्से से उसको उंगली उठाकर कहती अपना फैसला सुना गई। रूहान के माथे की रगें तनी थीं। जैसे ही वो जाने को मुड़ी उसने झटके से अलीज़े का बाजू जकड़कर खिड़की से उसका वजूद लटकाया था। वो जो ऐसे बिहेवियर की आदी न थी और ना ही रूहान का यूँ करना उसके वहम गुमान में था। टुकुर टुकुर रूहान का चेहरा तकने लगी। बहुत पसंद आया है वो तुम्हें?
उसके कंधों पर अपने हाथों की सख्त गिरफ्त किए वो एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला तो अलीज़े ने भी गुस्से से अपने नथने फुलाए। तुम्हें क्या तकलीफ़ है अगर वो मुझे पसंद भी है? तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ मैं कि अब किसी को पसंद भी करना हो तो तुमसे इजाज़त तलब करूँ। जवाबन वो तरक कर बोलती उसको मज़ीद भड़का गई। एक हाथ को उसके सर की पिछली तरफ ले जाकर बाल मुट्ठी में जकड़े और उसका चेहरा ऊंचा किया था। अलीज़े ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला, मगर वो देवकामत 1 इंच भी अपनी जगह से न सरका था। फिर से कहकर दिखाओ मुझे कि वो पसंद है तुम्हें, देखना क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। बालों को झटका देते वो बोला तो उसके मुंह से एक आह निकली थी जिसकी रूहान ने मुतल्लक परवाह न की। तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? अपना पता है तुम्हें? कैसे चिपक कर खड़े थे उस सायरा के साथ तुम। वाह, मैचिंग करते हो उसके साथ तुम। और मेरी एक बात पर भट्टी में मकई के दानों की तरह उछल रहे हो क्यों? उसके कानों के पर्दे फाड़ते वो बोली। गसीले तासुरात लिए दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर हो चुके थे कि उनके दरमियान फासला न होने के बराबर रह गया है। सर को झटकने से कानों में पहने आवीज़ें झूलने लगे तो रूहान की निगाह उन पर ठहरी। नज़रों ने कानों से गर्दन तक का फासला तय किया और दोबारा उसके चेहरे पर जैसे ही निगाहें पड़ी तो उसके सभी चेहरे के नकूश पर भटकने लगी। बाल हनूस उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए थे। खिंचाव बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो अलीज़े की आंखें छलकी थीं। वहशी, जंगली, सिसकती हुई भी वो उसे लक़ब देने से बाज ना आई। उसके आंसू पोंछता वो पहले वाले रूहान से यकसर मुख्तलिफ लगा। तुझे मोहतात करता हूँ, तेरी मैं जान ले लूँगा जो अपनी झील आंखों को कभी पुरनम किया तूने। एक हाथ से वो उसके बाल सहलाते दूसरे से आंसू पोंछते हुए उसने उसे वार्निंग दी तो वो एक पल को थमी। उसके हाथ झटकते हुए वो खिड़की से हटी, रूम के सेंटर में आ गई और अपने दुपट्टे के पल्लू से आँख का कोना साफ करने लगी। वो मुसलसल उसकी गहरी निगाहों के हिसार में थी। यकीनन मुँह ही मुँह में उसे गालियों से नवाज रही थी। उसकी तारीफ करूँगी, देखना तुम। अलीज़े की बड़बड़ाहट उसके कानों में पड़ी तो वो एक जिस्त में उस तक पहुंचा था। सामान पैक करो, अभी वापस जाना है घर। ठंडे लहजे में वो बोला जिस पर वो बदहवास हुई। क्या मतलब? वजह तस्मिया बगैर पूरी शादी अटेंड किए जाने की? नबील, इतनी बड़ी वजह काफ़ी है शायद। कहते ही वो बाहर की तरफ जाने को मुड़ा तो अलीज़े बेख्तियार उसका हाथ थाम गई। अच्छा सॉरी, अब नहीं करती, पक्का वाला प्रॉमिस। प्लीज़ ना, यूँ जाएंगे तो कितना बुरा फील होगा सबको। अच्छा थोड़ी लगता है यूँ। वो उसे मुसलसल घूर रहा था। मान जाओ ना प्लीज़। ये कहते ही उसने एक हवाई बोसा उसकी तरफ उछाला। साथ ही खुद की ही आंखें हैरत से फटीं और दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे। मस्का लगाते अपनी बात मनवाते वो अक्सर हादिया और अपनी मामा के साथ यूँ किया करती थी, मगर आज तो वो ऐसी चावल मार गई थी कि अब जो रिकॉर्ड लगना था वो खुद बुरी तरह शर्मिंदा होकर रह गई थी। जबकि रूहान का छत फाड़ कह कहा सुनते उसने अपनी आंखें मीची थीं। उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए उसने अलीज़े का सुर्ख चेहरा देखा तो अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा। अब इस वक्त मेरा क्या दिल चाह रहा है फिर कभी बताऊंगा। मुतबस्सम लहजा उसके कानों से टकराया तो उस पर घड़ों पानी पड़ा था। आओ बाहर, इस जानलेवा फायर के बाद कौन काफिर तुम्हारी बात टालेगा। अपनी बात से मजीद उसके छक्के छुड़ाता शॉल उठाकर वो रूम से हंसते हुए निकला तो उसने अपना माथा पीट डाला। फिट्टे ही मुँह अब वो सोफे पर बैठी खुद को कोस रही थी। सारा वक्त वो रूहान की शरारती नज़रों से छुपती रही, क्योंकि ना वो उसकी बेख्तियारी में की गई हरकत भूला था, ना ही अलीज़े के जहन से वो बात निकल पाई थी। हीरा की रुखसती बखैर वाफियत हो चुकी थी। रात 12:30 के करीब जब सारी यंग पार्टी आंटियों समेत चाय की चुस्कियाँ लेते एक ही रूम में बातें कर रही थी, तभी मैसेज टोन पर उसने अपना मोबाइल उठाया तो रूहान की तरफ से मैसेज शो हो रहा था। हैरत से अबरू उचकाते उसने उस शोखे को देखा जो घूंट घूंट चाय हलक में उतार रहा था। उसने मैसेज ओपन किया। चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा है जो मुझे सांवला अच्छा लगता है। मैसेज पढ़ते ही झटके से जब उसकी तरफ देखा तो आहिस्ता से सर को हिलाते चाय पीने की ऑफ़र कर गया। अलीज़े ने दांत पर दांत जमाकर ज़बान के तीर चलाने से खुद को बाज रखा और फ़कत नज़रों से ही उसकी तिक्का बोटी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जवाबन रूहान ने एक आंख दबाई। इस बेबाक सी हरकत पर उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप लरस गया। मुझे नींद आ गई है, सोने जा रही हूँ।
सना से कहती हुई वो वहाँ से निकली और रूम में जाते जाते उसको मैसेज में छिछोरा लिख भेजा, जिसको पढ़कर वो धीरे से हंसता हुआ सोने के लिए अपने रूम में जाने को उठ खड़ा हुआ। महफिल इसी तरह जारी व सारी थी, मगर वो दोनों ही रूम में अपने जज्बात में तब्दीली से जंग में मशगूल थे। वलीमे के लिए उसे बतौर ख़ास कार्ड दिया गया, इसीलिए वो आज सना के बेहद इसरार पर कॉलर से तैयार हुई थी। ज़िंदगी में पहली बार साड़ी पहनी थी। स्याह रंग की साड़ी में वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। सना के साथ चलते उसे अंदाज़ा तक न था कि मोहतरम नबील भी हरामा उससे एक कदम पीछे चले आ रहे हैं। साड़ी की फॉल को दुरुस्त करती वो एकदम लड़खड़ाई जब नबील एकदम से उसे थामने को आगे बढ़ा था। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगा पाता, वो उसे सर्द लहजे में थैंक यू कहते संभली। तभी रोहान ने ये मंजर देखा। चलो, उसका हाथ थामकर वो अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। वो उसके साथ खिंचती चली गई। उसने रोहान के तासुरात जानने चाहे, मगर कुछ आखज़ न कर सकी, क्योंकि वो नाक की सीध में सपाट चेहरा लिए उसके हमरा चल रहा था। रंगो बू का सैलाब और हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद चेहरे, बात बेबात कह कहा लगाते लोग और उस पर ख़वातीन की बेबाक सी ड्रेसिंग, ख़ास आज़ाद ख़याल लोग थे। उसे इस माहौल से घुटन का एहसास हुआ। तभी एक टेबल पर उसके लिए चेयर घसीट कर रूहान ने बैठने को कहा, तो वो बगैर चूँ चरा किए बैठ गई। अल्लाह, अब ये मेरी क्लास लेगा, होंठ भींचे वो सोचती गई, जबकि रूहान तो किसी और ही जहाँ में था। हाँ, उसे गुस्सा आया था दोनों को साथ देखकर, मगर फिर सारा गुस्सा अलीज़े के हुस्न के आगे मांद पड़ते पड़ते गुम हो गया। ऐसा रूप कहाँ देखा था उसने अलीज़े का। वो नज़र भर कर उसे देख भी नहीं पा रहा था कि कहीं उसकी निगाहें उसके दिल का राज न उगल दें, जिससे अभी वो खुद भी नज़रें चुरा रहा था। अलीज़े मुसलसल अपने नाखूनों को देखती उसके मुतवक्का गुस्से से खाइफ थी। जब रूहान ने धीरे से उससे पुकारा, गहरा सांस भरकर वो खुद को तैयार करते हुए उसने रूहान की जानिब देखा। जाने क्या क्या आँखों पर रंग, और हद ये कि नकली पलके तक लगाए उसकी आँखें क़यामत लग रही थीं। उफ़, इसके निचले होंठ में दुनिया का आधा फसाद छुपा है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर रह गया, और अलीज़े जो उसकी इतनी गहरी नज़रों से देखने पर सिमट रही थी, उसको मुराकबे में जाता देखकर शर्म व हया को दफ़ा दूर करती मैदान में उतरी। इतना लफंगों की तरह क्यों देख रहे हो? अल्लाह, कभी कोई हसीन लड़की नहीं देखी ना तुमने? सर को झटकने पर बाल जो हल्का सा लहराते हुए आगे की तरफ आए, तो रूहान ने बेख्तियार सर हिलाते खुद को होश में लाने की सही की। एक तो खुद चाय जैसी रंगत है तुम्हारी, दूसरा रंग काला पहन लिया, तीसरा बाल खोल लिए, चौथा लाल लाल होंठ, बिल्कुल कोई खून आशाम डायन लग रही हो। हैरत से मुंह खोले वो उसकी लन तरानियाँ सुनने लगी। अच्छा, नज़रें तो कुछ और ही कह रही थीं। हाँ, पढ़ पाओगी नज़रें मेरी? लहजा और निगाहें दोनों ही बदलीं, तो वो सटपटाते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी सना, आयरा और उनके कुछ कज़न्स अलीज़े को हीरा से मिलवाने स्टेज पर ले गईं, जबकि रूहान हमदान के बुलाने पर उठ खड़ा हुआ। हल्की पिस्तई रंग के लॉन्ग फ्रॉक में हीरा कल की निस्बत आज ज़्यादा हसीन लग रही थी। दुल्हा दुल्हन के दाएं बाएं बैठकर पिक्स बनवाने और गिफ्ट्स देने के बाद वो स्टेज से नीचे उतरे। तभी नबील उसके सामने आया। अगर वो न रुकती तो यकीनन उससे टकराव हो जाता। नागवारी से उसने नज़रें उठाईं। मुस्कुराते हुए उसे तक रहा था। दिखने में अच्छा खासा महज़्ज़ब, मगर इस हरकत के बाद वो उसे जहर लगा। जल्द मिलते हैं, नबील ये कहते ही साइड पर होता चला गया। क्या हुआ? रूहान ने जाते जाते पीछे मुड़ के देखा। वो हनोज स्टेज के करीब ही खड़ी थी। उस तक जाकर पूछने पर वो चौंकी। रूहान को देखते उसने नफ़ी में सर हिलाया और उसके साथ चल दी। कानों में नबील का जुमला जल्द मिलते हैं गूंज रहा था। वो लोग आधा घंटा पहले ही सबसे मिलकर वापसी के सफ़र पर गामजन थे, मगर अलीज़े चुप चुप सी थी, और ये चुप रूहान को बेहद किल रही थी। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बताओ मुझे, वरना तुम जानती हो मुझे। धमकाते हुए उसने पूछा, तो उस पर एक नज़र डालकर रह गई। नबील बहुत अजीब था ना रूहान? कुछ कहा उसने? जबड़ें भींचते उसने पूछा। रूहान, उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई तो वो बेहद परेशान होता गाड़ी रोक गया। बताओ मुझे, क्या हुआ है? क्या कहा है उसने तुम्हें? उसने सर्द लहजे में पूछा। मुझे कहता जल्द मिलेंगे, घुटी घुटी आवाज़ में वो बोली, तो उसके माथे की रग गुस्से के बाइस फूलने लगी। कब? कहाँ? जब हम स्टेज से उतरे थे तभी। तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तभी मुंह तोड़ देता उसका मैं। उसको एक बार कह दिया कि मंगेतर हो तुम मेरी, तो उसको क्या तकलीफ़ है तुमसे बात करने की? मेरी मिल्कियत की तरफ देखने की भी हिम्मत कैसे की उसने?
बोलते बोलते वो रुका और ठिठक गया, जबकि वो भी अपनी जगह सन्नाटे में आ गई थी। इकरार के लम्हे यूं उनके बीच आए थे कि जहाँ वो शर्म से गड़ी वहीं उसने पहले हैरत से अपना जी टटोला, जहाँ वाकई वो पूरी आबोताब से विराजमान थी, और फिर खुद को कोसा कि क्यों कह दिया सब। मेरा मतलब कि उसको यही लगना चाहिए था ना कि तुम मिल्कियत हो मेरी, मगर खैर तुम परेशान मत हो, सब ठीक रहेगा, ओके। उसको तसल्ली दी या शायद खुद को। बहरहाल बात का असर ज़ायल करने की कोशिश की थी, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रही थी। और वो खुद से जंग में मसरूफ़ थी कि क्यों दिल ने उसे ही चुन लिया था, जिसको परवाह तक न थी उसकी। बस हर वक्त का मजाक और गैर संजीदगी ही जिसका खासा थी। रूह उसको तलब कर बैठी थी। तुम्हें सच्ची बहुत मिस किया मैंने, लाड से हादिया अलीज़े को कहती बहुत मासूम बच्ची लग रही थी। रोहान ने उसे अपने साथ बिठाया और पेपर का पूछने लगा, सारी बातें छोड़ें भाई, मुझे बताएं कैसे रह लिया इतना वक्त एक साथ बगैर लड़ाई के। बहुत हैरत है मुझे, बस तुम्हारे भाई पर तरस खा लिया, अकेला बेचारा रोने लग जाता। तो भाई मुझे तो तजुर्बा भी नहीं मर्दों को चुप करवाने का। हा हा हा, ठंडा जोक था ये, काफ़ी हंसी नहीं आई बीबी। मैं बताऊं रो कौन रहा था? हाँ, गाड़ी में आते कौन रोने का प्रोग्राम बना के बैठा था? आई बड़ी। रोहान ने ईंट की मानिंद बात की। मुझे तो तुम छेड़ो ही मत, वरना बताऊं कि कैसे कैसे तुम जेलिस हुए थे जब कोई मेरे साथ बैठ गया था आकर। वो ईंट का जवाब पत्थर से न देती तो उसे नींद कैसे आती। अपनी चोंचे लड़ाते उन्हें पता ही न चला कि हादिया वहाँ से जा चुकी थी। घर में रात के खाने पर सब इकट्ठे थे। शादी ठीक रही बेटा? दादू ने पूछा, जो कुछ देर पहले ही लौटे थे। तो वो चहकती हुई उन्हें शादी के बारे में बताने लगी। रोहान चमकती नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी नज़रों को बार बार अलीज़े पर ठहरा देखकर सभी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो जो उसके साथ जाने का सुनकर बिदक गया था, अब उसकी नज़रें अलीज़े से हटने से इनकारी थीं। डिनर के बाद जमान साहब ने रुकैया, समीन और जावेद को अपने कमरे में बुला लिया। रोहान अपने रूम में लैपटॉप में बिज़ी हो गया, जबकि वो हादिया को सारी पिक्स दिखाने में मसरूफ़ हो गई। अब मेरे इस फैसले के बारे में क्या ख्याल है आप सबका? जमान साहब मुस्कुराते हुए बोले तो जावेद उनकी बात पर समीन और रुकैया को देखते हंस दिए। मैंने कहा भी था कि रोहान और अलीज़े एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। लड़ाई झगड़ों का क्या है, वो तो उनका बचपना था। मगर अब देखो, रोहान में वाज़ह तब्दीली देखी है मैंने। अब उसे देखकर अंगारे नहीं चबाता तुम्हारा बेटा जावेद। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। समीन और जावेद ने तायद की तो वो रुकैया की तरफ मुतवज्जह हुए, जो बिन बाप की बच्ची के मुस्तकबिल के लिए बेहद परेशान रहती थीं। और जब जमान साहब ने रुकैया का बेवा होकर घर लौटने के कुछ अरसे बाद ही रोहान और अलीज़े का रिश्ता तय किया, तो इन तीनों ने शदीद मुखालफत की थी कि रोहान और अलीज़े की तो आपस में बनती ही नहीं है, वो एक साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। सबसे ज़्यादा खदशात रुकैया को ही थे, लेकिन आज रोहान की आंखों में अपनी बेटी का अक्स देखते वो मुतमईन हो गई थी। बच्चों से फिर भी हमें पूछ लेना चाहिए बाबा जान। ठीक है भाई, तुम अपने नहीं पूछ लेना, और समीन तुम भी बात करके देख लो रोहान से। असबात ने सर हिलाते समीन ने रुकैया को देखते मुस्कुराहट का तबादला किया था। इतवार था तो सभी घर पर थे। हादिया और अलीज़े ने मिलकर केक बनाया था और किसी को भी चखने तक नहीं दिया था कि सब एक साथ डिनर पर ही खाएंगे, क्योंकि लेट नाश्ता करने की वजह से दोपहर का खाना सब ने ही गोल कर दिया था। वाह, ये शक्ल से तो अच्छा लग रहा है भाई, जमान साहब ने पोती और नवासी की हौसला अफजाई की। एक एक पीस करके सबको देते हुए अलीज़ा चहकी, जबकि हादिया सुकून से अपना बनाया हुआ केक खाने लगी। सब ने ही उनकी पहली कोशिश की तारीफ़ की। सबसे नज़र बचाकर रोहान ने अलीज़े की प्लेट अपने आगे रखी, जिसमें से आधा पीस वो खा चुकी थी, और अपने हिस्से में से एक चम्मच लेने के बाद उसे अलीज़े के आगे रखा। बहुत सफाई से एक काम सर अंजाम दिया कि किसी को खबर तक न हुई थी। हादिया समीन के साथ कोई बात कर रही थी, जबकि जावेद जमान साहब की तरफ मुतवज्जह थे। रुकैया किचन से पानी लेने गई हुई थी। हाँ, अलबत्ता अलीज़े का सारा ध्यान ही रोहान की जानिब था। उसकी ये हरकत जब अलीज़े की नज़र में आई तो उसने अब रूज खाए। चेयर को मज़ीद आगे की तरफ खिसका कर वो इसके छोड़े हुए केक को रग़बत से खाने लगा। आंखें बंद करके दिल से मुस्कुराते अलीज़े ने चेहरा नीचे किया और अपने आगे रखा हुआ केक खाने लगी। वो बज़ाहिर अपने बाबा और दादू से बात कर रहा था, मगर ध्यान उसका अलीज़े की तरफ ही था, जो गाहे बगाहे उसे चोर निगाहों से देखती उसके दिल के तार छेड़ रही थी। यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक की वजह से छुट्टियां थीं, तो वो सारा दिन घर पर ही होते थे। एक दिन बाद ही हीरा अपने हस्बैंड के साथ उनके घर चली आई। वो अकेली नहीं थी, बल्कि साथ एक खातून भी थी। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद
जब उनके आने का मकसद पता चला तो अलीज़े धक से रह गई। वो नबील की वालदा थीं और अलीज़े के रिश्ते के लिए आई थीं। अलीज़े नज़रों ही नज़रों में हीरा का गला दबाती हुई वहाँ से तेज़ी से निकली। कम अज़ कम हीरा को तो उसे बताना चाहिए था, वो इसे तब ही मना कर देती। वो अपने रूम में हैरत और शदीद परेशानी के जज्बात लिए सुन बैठी थी। उन्हीं जज्बात से मगलूब होकर उसने आंधी तूफ़ान की तरह रोहान के रूम में जाते ही उस पर से कंबल खींचकर दूर उछाला था। वो जो सुकून से मीठी नींद के मज़े ले रहा था, हड़बड़ा कर उठ बैठा और सामने नज़र पड़ी जो खूनख्वार नज़रों से उसे देख रही थी। कौन सा गुनाह अजीम कर दिया है मैंने? गुस्से से वो दबी दबी आवाज़ में चीखा, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? खाना पीना और सोना? कुछ पता भी होता है कि हो क्या रहा है दुनिया में? जवाबन वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए नासमझी से उसे देखते गया। अब बको भी कि क्या आफत आ गई दुनिया में, किसने तुम पर पैर रखा है तुम्हारी जो यूं बिलबिलाते हुए मुझ पर हमरा आवर हो गई हो? उसे हनूज खामोश देखकर वो चिढ़ते हुए बोला तो तेज़ी से उसकी आंखों में नमी आई। सारी तंग मिजाजी को आग लगाते हुए वो उसकी कलाई पकड़कर अपने पास बिठा गया। अरे क्या हुआ, इतनी क्यों दिलबर्दाश्ता लग रही हो? उसकी ज़रा सी फिक्र तवज्जो मिलने की देर थी। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। ज़बरदस्ती उसके हाथ चेहरे से हटाकर उसने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा था। बस चुप, बंद करो ये रोना और बताओ मुझे हुआ क्या है? वो जैसे होश में आई थी। क्या बताती कि नबील का रिश्ता आने पर उसके पास आकर इस तरह क्यों रो रही है? ये नॉन सीरियस शख्स तो मेरी कुट लगा देगा। उसके हाथ अपने चेहरे से हटाकर वो जाने लगी तो उसने झटके से दोबारा बिठाया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? छोड़ो मेरी कलाई, मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ है मसला कोई, वो भी बहुत संगीन किस्म का। जो रोए जा रही हो, जहर खुंद लहजे में बोली तो हुस्न भी तेश में आकर चिल्लाया। उसकी अपने लिए फ़िक्र और परेशानी पर चेहरा झुकाए वो फिर रोने लगी। उसे लगता था कि रोहान की फीलिंग्स भी उससे मुख्तलिफ नहीं हैं। उसके अंदाज़ बताते थे कि वो अहम है, मगर दिल में ये धड़का भी था कि जाने उसे फ़र्क भी पड़ेगा या नहीं, क्योंकि रोहान ने बाज़ाब्ता तो कभी भी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया था। सो जाओ तुम, चल जाएगा पता जो भी मसला है मेरे साथ। तेज़ी से उसके पास से उठकर वो दरवाजे को ज़ोरदार आवाज़ से बंद करते रूम से निकली तो वो उलझन भरी निगाहों से उसका जाना देखता रह गया। बाहर निकलकर वो किचन की तरफ गई तो उसने हादिया के साथ हीरा को आते देखा। तीर की सी तेज़ी से वो उन तक गई। ये क्या है हीरा? मुझे वो शख्स बिल्कुल नहीं पसंद और तुम रिश्ता ले आई हो उसका? कम अज़ कम मुझसे पूछ तो लेती। शिकवा कुना नज़रों से वो उसको देखती हुई बोली तो उन दोनों ने उसकी रोई रोई आंखें और सुर्ख नाक देखी। तुम रोई हो अलीज़े? हादिया की हैरत से पूछने पर हीरा ने उसका रुख अपनी तरफ किया, मगर वो आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते हुए मुस्कुराई। रोए मेरे दुश्मन। और हीरा, साफ इनकार है मेरी तरफ से, वो नहीं पसंद मुझे, बस बात ख़त्म। अच्छा, सहूलत से इनकार कर देना मेरी बहन, वो भी बड़ों के थ्रू। काम डाउन, चलो वहीं बैठते हैं जाकर, यूँ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हस्बैंड क्या सोच रहे होंगे? उन दोनों से कहती वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी जहाँ रुखसत ली जा रही थी। किचन में आकर बर्तन धोते हुए वो अपनी आने वाली ज़िंदगी की बाबत सोचने लगी कि जाने आगे क्या होने वाला था, मगर ये तय था कि नबील हरगिज़ नहीं। ड्राइंग रूम से कुछ बर्तन उठाए हादिया किचन में आई तो अलीज़े की पुश्त को देखते ही उसके जहन में झमाका सा हुआ। सुनो। पलट कर उसे देखते अलीज़े ने कहा तो वो बगौर उसे देखते करीब चली आई। किसी को पसंद तो नहीं करती तुम? वरना हीरा काफ़ी तारीफ़ कर रही थी नबील की। उसने अपने मोबाइल में मुझे तस्वीर भी दिखाई। अच्छा खासा हैंडसम है यार वो। तो तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? क्या कोई और है? प्लीज़ मुझे बताओ। वो इडियट तुम्हारा ही भाई है मेरी बहन। वो दिल ही दिल में उसे जवाब देने लगी। उसे मुस्तकिल चुप देखकर हादी ने कोई और ही नतीजा अख़ज़ किया। कितनी गलत बात है अलीज़े, तुमने मुझे नहीं बताया ना। बताओ कौन है? ओह हैंग ऑन, ऐसा कुछ नहीं है तेज़गाम, बस मुझे अभी नहीं पड़ना इस झंझट में। और ये बर्तन दो मुझे, धो के रखूँ। चाय पियोगी तुम? तेज़ी से उसके दिमाग से गलत फहमी का कीड़ा निकालते हुए वो उससे सवाल कर गई ताकि वो मज़ीद कुछ न सोचे, और वही हुआ। नहीं यार, कॉफ़ी पीऊँगी मैं। चलो ठीक है, मैं रोहान के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ तो उसके बाद बना देती हूँ कॉफ़ी। तुम पढ़ लो जाकर, फिर रोती हो अगर पेपर अच्छा ना हो तो। हाँ, जा रही हूँ। वो जैसे ही किचन से निकली तो उसने सिंक पर ही हाथ जमाकर खुद को रोने से बाज रखा। या अल्लाह, किस लापरवाह की मोहब्बत में डाल दिया है मेरे दिल को। मदद करें प्लीज़। गहरा सांस भर कर वो बाकी के काम निपटाने लगी। घर के बड़ों ने उनसे सोचने का वक्त मांगा था,
ताकि इसी दौरान वो अलीज़े और रोहान से उनकी मर्ज़ी पूछ सकें और उसके बाद फिर नबील के घर वालों को सहूलत से इनकार कर दिया जाएगा। बन गया नाश्ता मेरे लिए? रोहान ने बात का आगाज़ किया तो वो चौंकी। महज एक नज़र उसे देखने के बाद कहा तो उसको लगा कोई संगीन मामला है, वरना वो कभी भी ऐसे सीरियस नहीं होती थी। अब यूँ मेरे सर पे ही खड़े रहोगे या कहीं और बैठना पसंद करेंगे मौसूफ? इसकी तंज़िया आवाज़ पर वो अपनी सोच में गुम सर झटकते वहीं रखी चेयर पर बैठा और टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में डालकर पीने लगा। इस दौरान मुसलसल उसे देखते रहने की वजह से अलीज़े पर घबराहट तारी होने लगी। मुझे खाना है तुमने? एकदम पलट कर जब वो बोली तो वे साख्ता उसने कहा लगाया था। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी नज़रें तुम पर हैं? शरारती मुस्कान के साथ उसने पूछा तो उसकी निगाहें रोहान के डिंपल में उलझीं। अच्छा लगता है ना तुम्हें ये? अपने डिंपल पर उंगली रख कर उसने पूछा तो अलीज़े का जी चाहा चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मतलब नज़र की हरकत पर भी कमीने की निगाह थी। खुशफहमी के समंदर में गोताज़न शख्स उसे कटीली निगाह से देखते हुए वो बोली और नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। दोस्त चली गई तुम्हारी? पराठे का निवाला तोड़ते उसने लाइल्मी में उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़का। हाँ चली गई लीजे, वो किचन से जाने लगी। जब उसने मोहब्बत से उसे पुकारा तो उसका रुआं रुआं कुव्वत समात बना था। दिल मोहब्बत से गुदाज हुआ और लबों को भींचते वो पलटी। क्यों रोई थी? वो कुछ देर एक दूसरे की निगाहों में देखते रहे। खामोशी तवील होने लगी। आंखों ने आंखों पर गोया एक तिलिस्म बांधा था जिसके शिद्दत इख्तियार करने पर वो चेयर झटके से पीछे धकेलता। उस तक आया तो वो वहाँ से जाने को भागी, मगर उसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए रोहान ने उसकी कलाई को थामा। जवाब दे कर जाओ। बेहद संजीदगी से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए वो बोला था। फ़र्क पड़ता है? उसके जवाब पर रोहान ने अपनी आंखें सुकेड़ी। तुम्हें क्या लगता है? उसके सवाल पर सवाल करने से अलीज़े तमस्खुराना हंसी। मुझे कुछ भी नहीं लगता और यही मसला भी है मेरा। झटके से अपनी कलाई छुड़वाते वो वहाँ से निकलती चली गई। नाश्ता जूं का तूं पड़ा ठंडा होने लगा तो उसने हादिया के पास जाने का इरादा किया। यकीनन वो जानती होगी। खुद से कहते वो जब उनके रूम में पहुंचा, अलीज़े मोबाइल यूज़ करती वहीं विराजमान थी। उसको देखकर दोबारा मोबाइल पर खुद को मसरूफ़ जाहिर करने लगी। अरे भाई आप आ जाएं, बैठें प्लीज़। उसके लिए बैठने की जगह बनाती हादिया बोली तो अलीज़े ने नागवारी से उसे वहाँ जड़ें लगाते देखा। मैं टीवी लाउंज में जा रही हूँ, ये कहते वो वहाँ से निकली। हादिया ने अचंभे से उसे जाते देखा। इसे क्या हुआ? यही मैं पूछने आया हूँ कि उसे हुआ क्या है। अजीब सा बिहेव कर रही है। रोहान ने हादिया से पूछा तो वो हंस दी। अच्छा भाई, वहाँ शादी में कोई नबील भी था? उसके सवाल पर रोहान करंट खाकर सीधा हुआ। क्यों, क्या हुआ? अलीज़े ने कोई बात की उसके बारे में? बताओ मुझे। बेचैनी से उसके पूछने पर हादिया हैरान हुई। हीरा आई थी ना आज अपने हस्बैंड के साथ, तो उनके हमरा नबील साहब की मामा भी थी। असल में वो अलीज़े का रिश्ता लेकर आए थे। वाह! हादिया का जवाब उसके 14 तबक रोशन कर गया। वो उसे तफसील बताने लगी, मगर उसका जहन वहाँ होता तो कुछ और सुनता। या के बाद दीगरे अलीज़े के अंदाज, उसका रोना, सब कुछ उसकी निगाहों के सामने लहराया। नबील का ख्याल आते ही उसका जी चाहा कि सामने होता तो गर्दन तुड़वा लेता नबील अपनी। फुप्पो ने क्या कहा फिर? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो तुम पढ़ो। जबरन मुस्कुराते उसको कहने के बाद वो रूम से निकला। वो जो बेमकसद टीवी पर नज़रें जमाए चैनल सर्चिंग कर रही थी, रोहान को तेज़ी से अपनी मामा के रूम में जाते देखकर हैरान हुई। क्या उसे पता चल गया? ये सवाल उसके दिमाग में आया तो फ़ौरन हादिया के पास भागी ताकि उसकी तेज़ियों की वजह जान सके। हादिया ने बताया कि वो जान चुका है तो वो ढीले कदमों से बाहर निकली। फिर कुछ सोचते अपनी मामा के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि देख सके वो क्या बात करने गया है। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। अंदर दाखिल होकर उनके पास बैठते ही उसने पूछा तो रुकैया ने नज़रें उठाईं, जो बड़ी महूवियत से धुले कपड़े तह कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कर लिया तुमने? जी। उसने ये नहीं बताया कि आपकी बेटी के रोने के चक्कर में भूखा फिर रहा हूँ। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है प्लीज़। उनके हाथ से कपड़े लेकर साइड पर रखते वो बोला तो रुकैया हमातन गोश हुई। अलीज़े की शादी वहाँ नहीं होगी जिधर से रिश्ता आया है उसका। मुझे एक आंख नहीं भाया वो शख्स। जिस परेशानी से वो बेताबी के साथ उसने कहा था, रुकैया का माथा ठनका। तो फिर कहाँ करूँ उसकी शादी? उसे खोजती निगाहों से देखते हुए वो बोली तो रोहान बेबसी से उन्हें देखता रह गया। देखें कोई अपने बेहद पास शायद कोई हो ऐसा जो आपको भी पसंद हो। बात करते करते उसने शहादत की उंगली अपने सीने पर रखकर एक तरह से उन्हें इशारा दिया कि मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ। रुकैया ने उसका इशारा समझते हुए हैरत की ज़्यादती से
कुछ पल उसे देखा। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारा सर फाड़ देगी अगर उसे भनक भी पड़ी जो तुम कहना चाह रहे हो उसके लिए। खुशी से सरशार होकर उन्होंने उसके कान को पकड़कर धीरे से मरोड़ा। कुछ नहीं कहती वो। हकीकत ये है फूफो कि सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे की बातें बर्दाश्त कर सकते हैं और कोई नहीं। और फिर देखें ना, आपकी बेटी हमेशा आपके पास ही रहेगी। उसने उन्हें लालच देना चाहा, जिस पर वो हंस दी। अच्छा, उसे अभी कुछ मत कहिएगा इसके बारे में। चलो ठीक है, उन्होंने कहा तो वो उनके माथे पर बोसा देते हुए जैसे ही जाने के लिए उठा, उसे लगा अभी कोई दरवाजे की साइड पर आकर खड़ा हुआ है। ज़रा सा आगे जाकर उसने देखना चाहा तो मैरून दुपट्टे का पल्लू नज़र आया। ओह, मोहतरमा कंसुइयाँ लेने आई थी। तभी शैतानी दिमाग में एक खराफाती प्लान बनाते वो रुकैया के पास दोबारा बैठा। ये आप क्या कह रही हैं पुप्पो? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं और अलीज़े? नामुमकिन है। मेरी अच्छी कज़न है और अच्छा वक्त गुजर जाता है उसके साथ, मगर उससे शादी? तौबा करें पुप्पो, मुझे हंसी आ रही है कि ये बात आई ही क्यों कर आपके दिमाग में। अपनी हंसी को रोककर बामुश्किल आवाज़ में हैरत और झुंझुलाहट लाते हुए उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। रुकैया हवनक बने उसे देखने लगी। क्या बात कर रहे हो बेटा? मैं? बस पुप्पो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर मैं अलीज़े से शादी नहीं कर सकता। उनके मुंह पर हाथ रखकर बोलने से रोकते हुए वो उन्हें आंखों ही आंखों में चुप रहने का कहने लगा। रुकैया को कुछ समझ न आया कि वो क्या कर रहा है। वो जो हादिया से उसकी तेज़ी की वजह जानकर मामा के रूम में ये जानने आई थी कि रोहान कैसे रिएक्ट करता है और अगर उसके दिल में फीलिंग्स हैं तो किस तरह उसके लिए मामा को कन्विंस करेगा। मगर एक के बाद एक की गई उसकी बातों से और बेजारी से पूरा आवाज़ सुनकर वो जैसे ढह गई थी। मतलब सिर्फ कज़न और अच्छा वक्त गुजारने का ज़रिया थी वो रोहान के लिए। कौन सा मान कहाँ जाकर टूटा था कि अगरचा इस टूटने की आवाज़ ना थी, मगर उसने अपने एक एक रुएं को बेन करते महसूस किया। मुर्दा कदमों से खुद को घसीटते हुए बाहर लॉन में आकर वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। दूसरी तरफ रोहान मुंह नीचे किए दिल खोल कर हंसता था। कुछ नहीं पुप्पो, ऐसे ही मैं फिल्मी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। चलें अब करें आप अपने काम। उनके हाथ में शर्ट उठाकर थमाते वो उन्हें कहने लगा तो रुकैया ने उसे घूरा था। अपने रूम की बालकनी से उसने अलीज़े को शिकस्ता से बैठे देखा तो दिल गुदास हो उठा। उस मोहब्बत पर जिसको अभी इजहार के शीरीं अल्फाज से कोसों दूर रखकर उसने मिसल को मज़ीद दिलकश बनाने की कामयाब कोशिश की थी, मगर अलीज़े पर तो जैसे ख़िज़ा का मौसम उतर चुका था। दिल की ख्वाहिश यूं मुंह के बल गिरी थी कि फिर न सुनाई देने वाली चीखों ने रूह में दरारें डाल दी। रोहान की तरफ से यह गम देने वाला मजाक में ही उसकी हस्ती हिला गया था। आरजुओं को अब्दी मौत सुला गया था। तुम्हारी आंखें तो दुनिया की रंगीनियों को देखने की आदी थी रोहान। तुम्हें क्या समझ आती एक आम सी लड़की की सादा सी मोहब्बत। वो चेहरा झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। डिनर पर भी वो रूम से बाहर ना आई। हादिया से पूछने पर पता चला कि वो सो रही है। इधर रोहान ने तहिया कर लिया था कि सुबह उसको सब सच बता देगा कि 1000 नबील भी आ जाएं, वो लड़की और उसकी ढकी छुपी सी मोहब्बत पर सिर्फ उसका हक है। लेकिन जानता था कि वो अभी भी रो रही होगी। अच्छा, मैं भी सोने जा रहा हूँ, घर वालों को कहते हुए वो उसके रूम में गया था ताकि उससे बात कर सके। मैदान साफ था। तुम रो रही हो? रूम में इंटर होते ही वो बोला तो अलीज़े उसे ज़ख्मी निगाहों से देखते गई। जब काफ़ी देर उसने कुछ न कहा तो रोहान उसके बराबर बैठने लगा। तभी अलीज़े बल खाती नागिन की तरह बेड से उतरी। बैठो, मुझे बात करनी है। जानती हूँ कि कौन सी बात करनी है। तुम बेहिस कठोर जालिम जंगली बेदीद इंसान हो रोहान। बात करते करते वो फिर रोने लगी। उसने उसे थामना चाहा ताकि उसकी तमाम गलत फहमियाँ जो खुद उसकी पैदा करदा थीं उन्हें दूर कर सके। जब अलीज़े ने उसका हाथ झटका, शादी पर मेरे बराबर आकर बैठा तो कैसे पतंगे लगे थे तुम्हें, और अब जब वो मेरा हाकिम बनने की चाह रखता है तब क्यों नहीं कर रहे कुछ तुम? रोहान ज़ारो कतार रोते वो कहती गई, यूँ मुझे किसी और का हो जाने दोगे तुम? आस भरी नज़रों से उसको देख कर पूछती अलीज़े उसका दिल धड़का गई। उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए रोहान ने उसे होश में लाना चाहा। जो अजब जोगन बनी यकीनन अपने हवास में नहीं थी। अपने बाजुओं से उसके हाथ हटाती वो उसकी शर्ट का कॉलर अपनी मुट्ठियों में दबोच गई। मुझे इस तरह से मत ठुकराओ रोहान कि मैं सर उठा के जी भी ना सकूं। पानी भरी आंखों से वो बोली। उससे पहले कि वो कोई जवाब देता उसका कॉलर छोड़कर खुले दरवाजे को पूरा खोलते हुए अलीज़े ने उसे बाहर धकेला। तुम कभी भी नहीं समझोगे मेरी तुम्हारे दिल पर मेरा कहा कब असर किया है जो यूँ अपने अल्फाज बेमोल कर रही हूँ। जाओ यहाँ से,
वो दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करके अंदर जा चुकी थी, मगर रूहान अभी तक इसी सरशारी की कैफियत में था। कोई इस कदर चाहता हो कि आपके लिए रोए, ये एहसास ही बड़ा लतीफ़ सा है। अपने रूम में आकर खोए खोए अंदाज में वो बेड पर लेटा। जहन में मुसलसल उसके अल्फाज और लहजा गूंज रहा था। आसूदा सी मुस्कुराहट ने उसके लबों पर छप दिखाई। देखो, अब कुदरत ने खुद मुझे मौका दिया है तो मैं कुफरान नेमत नहीं करूँगा। अलीज़े, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत मज़े का होने वाला है। रूहान जावेद खुद को मुखातिब करते हुए उसके चेहरे पर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट थी। बहुत सोच विचार के बाद गूगल से कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड करने लगा। जब गुस्सा उतरा तो कई सानिये तक बेयकीनी की कैफियत में वो बैठी रह गई। क्या कर बैठी थी? उस शैतान की आंत को अपनी कमज़ोरी दे दी थी तो अब खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने का भी हौसला न बचा था। वो उसकी अच्छी कट लगाएगा, ये बात उसको अच्छे से मालूम थी। तभी खुद पर 100 दफ़ा लानत भेजती सोने के लिए लेट गई। सुबह सवेरे आँख खुली तो अपनी इतनी जल्दी बेदार होने पर उसे हंसी आने लगी। मंदी मंदी आँखों से वक्त देखा और भरपूर अंगड़ाई लेते हुए मोबाइल उठाकर अलीज़े को मैसेज भेजकर दोबारा सोने के लिए आंखें बंद की। सुबह बखैर सांवली लड़की। अलीज़े ने मैसेज ओपन करके पढ़ते ही बेख्तियार उसने अपने दांत पीसे और हाथ में पकड़ा मोबाइल यूं दूर उछाला गोया सांप पकड़ा हो। काश यूनिवर्सिटी से ही छुट्टियां न होती तो घर से ही गायब हो जाती मैं। तुम्हारी ज़िंदगी का बदतरीन दिन शुरू हो गया है अलीज़े, खुद को कहते वो मुसलसल अपने बालों में बेदर्दी से ब्रश फेर रही थी। वो अपने रूम से बाहर आते लाउंज में आई जहाँ शैतानी तासुरात लिए वो ऐन इसके सामने बैठा उसका ज़ब्त आजमा रहा था। अरे हाँ, पता है क्या, कल रात मैंने यूट्यूब पर एक क्लिप देखा। उसमें एक बहुत ही प्यारी सांवली सी लड़की थी। मुझे उसका चेहरा ही नहीं भूल रहा। रोते हुए भी कोई इतना हसीन लगता है, हैरत है। शैतानी चरखा, अलीज़े के जहन में यही नाम आया उसकी बकवास सुनकर। ये कौन सी मूवी थी भला? समीन हैरत से बोली, क्योंकि रूहान को इन चीज़ों से कुछ ख़ास शौक़ न था। अगर वो तारीफ़ कर रहा था तो कोई ख़ास बात ज़रूर थी, या शायद मुझे मामा बुला रही हैं किचन में। दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजती वो बज़ाहिर चेहरे पे मुस्कुराहट लिए वहाँ से वॉकआउट कर गई तो रूहान ने अबरू उचकाकर उसे देखा। समीन अपने रूम में जा चुकी थी। हादिया कॉलेज थी। उसकी हसीन आँखों में किसकी तस्वीर है, उसकी घनी जुल्फ़ों में किसकी तकदीर है, आता नहीं मुझे यकीन। पर कहीं वो मैं तो नहीं, सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की, देखे जिसके वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं। टीवी लाउंज में बैठकर अपने मोबाइल पर सॉन्ग लगाए वो उसका गुस्सा और शर्म आसमान पर पहुंचा रहा था। रुकैया के लिए चाय बनाती अलीज़े किचन में जल भून रही थी। मौके की मुनासबत से सॉन्ग सिलेक्शन पर वो अश कर उठी। उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए लाउंज से गुजरकर रुकैया को चाय देने उनके रूम में गई। कुछ मिनट बाद जब वो वापस लाउंज से गुजरी तो सॉन्ग चेंज हो चुका था। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊँ कि मंजिल मंजिल दो दीवाने ले चले प्यार का कारवां। सुनो ना सुनो ना सुनो हम सफ़र मुझी को चुन लो ना। दांत पर दांत जमाए वो चाय वाले बर्तन सिंक में पटक कर धोने लगी। तभी गाना बंद हुआ तो उसने सुख की सांस ली। बहुत ही कोई आखिर की कमीनगी लिए वो शख्स था जो इतनी जल्दी उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। तभी उसे अपनी पुष्ट पर नज़रों की तपिश महसूस हुई, मगर वो अनजान बनी अपना काम करती रही। तीसरा गाना प्ले होते ही उसका जी चाहा झाग से भरे हाथों से उसके बाल नोच ले या खुद का सर दीवार में दे मारे। ये झुकी झुकी निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर दूं, यहीं अपनी सुबह कर दूं, यहीं अपनी शाम कर दूं। ये झुकी झुकी निगाहें, मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर, तुम्हें कुछ खबर नहीं है कहाँ ज़िंदगी गंवा दी। किसी मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। धुले हुए बर्तनों को तीसरी बार धोते हुए उसका ज़ब्त जवाब दे गया तो झटका खाकर पलटी और उसे बारूद नज़रों से घूरा। मोबाइल बंद करता वो उस तक आया। एक की नज़रों में अब शरारत की जगह तूफ़ानी सी मोहब्बत हिलकोरे ले रही थी तो दूसरे की आंखों से गुस्से के शोले लपक लपक गए थे। कई सानिये एक दूसरे को देखते रहने के बाद रूहान ने जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया वो 2 कदम पीछे हुई। ये तमाशा देख रहे हो मेरी बेबसी का? मजाक उड़ा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है ना? एक लड़की खुद से झुक गई तुम्हारे आगे। तस्कीन मिली तुम्हें? मर्दाना आना तो खुशी से धमाल डाल रही होगी। ऐसा ही है ना? यके बाद दीगरे उसके सवालों को सुनते वो बाजू सीने पर लपेटे उसे दिलजमी से सुनने लगा।
जबकि नज़रें अभी भी उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। मुझे लगा था शायद तुम मुझसे, वो उसकी अधूरी बात का मतलब समझते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखता अपनी मुस्कुराहट रोकने लगा, जबकि नज़रें एक पल को झुकी थीं। मगर तुम रोहान, तुमने मुझे नबील को इतनी आसानी से सौंप देने का कैसे सोचा? हाँ, टूटी हुई आस से नोहा कना नज़रें रोहान की निगाहों से जो टकराईं तो वो हिल कर रह गया। क्या इस कदर चाहती थी वो इसे? एकदम इसे खुद पर रश्क महसूस हुआ। गहरी सांस भरते हुए उसे कंधों से थामते उसने तय कर लिया कि अब ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। तुम्हें किसी और का होने दूं, अब ऐसे भी हालात नहीं हैं। मजाक में भी ये बात मत सोचना कि तुम्हें किसी और का होने दूंगा। और आज तुम ये, अलीज़े ने उसे टोकना चाहा। लेट मी कंप्लीट, उसे चुप करवाते वो मज़ीद कहने लगा। मुझे इकरार कर लेने दो कि तुमसे मुझे बेहद मोहब्बत। बस कर दो अब। खुद को उसके हिसार से निकालती वो बेख्तियार चीखी थी। सुना मैंने जो तुमने मामा से कहा मेरे बारे में। कज़न हूँ, अच्छा मजाक है मेरे साथ, अच्छा टाइम गुजर जाता है। मतलब मैं फ़कत वक्त गुजारने का ज़रिया ही तो थी तुम्हारे लिए। रोहान तुम, वो बेख्तियार सिसकी, नबील से ही शादी कर लूँगी मैं। ठीक है, वो कम से कम मोहब्बत तो करता है मुझसे। रोहान ने जबड़े भींचते उमड़ते गुस्से को दबाया। तुम मुझसे फ्लर्ट करते रहे, तुम्हारे वक्त को रंगीन बनाने का सामान। अलीज़े, वो उसके इल्ज़ाम पर दहाड़ा तो वो भी उसके दहाड़ने पर खाइफ होती, लबों पर हाथ रख गई। मैं फ्लर्ट करूँगा तुम्हारे साथ, मैं? उसके बाजू दबोचता वो फाड़ खाने के अंदाज में बोला तो उसकी सांस खुश्क होने लगी। कहाँ रोहान को उस बेस्ट मूड में देखा था जो उस पल वहशी बना उसे दबोचे खड़ा था। उसकी गिरफ्त में वो फड़फड़ा कर रह गई। उसका बाजू खींच अपने साथ घसीटते हुए वो उसे किचन से बाहर लाया और आगे कदम बढ़ाने लगा। अलीज़े आंखों में आंसू लिए उसके साथ घसीटती चली गई। अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश में हलकान होते दुपट्टा कहीं रास्ते में गिर गया था। जमान साहब और जावेद ऑफिस, जबकि दोनों ख़वातीन रूम में बैठी चाय पी रही थीं। रुकैया के रूम का दरवाज़ा धार से खोलते वो उसे अंदर लाया और बेड पर ही उसे धक्का देकर रुकैया के पैरों के पास बिठाया था। रोहान के तेवर और अलीज़े का रोना देखकर बेहद परेशानी से समीन और रुकैया इन दोनों को देखने लगी। फूफो, इसे बताइए कि मेरा क्या रिएक्शन था जब मुझे नबील के रिश्ते का इल्म हुआ। ये भी बताइएगा कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। बताइएगा कि जब आपसे बात कर रहा था तब 2-3 झूठे जुमले बोले थे, क्योंकि आपकी बेटी को मैंने दरवाजे के साथ खड़ा छुप कर बातें सुनता देखा था। बताइए इसे कि रोहान सब कुछ हो सकता है मगर नकीब-ए-ज़न नहीं। आखिर अल्फाज कहते ही लहजा दर्द भरा वो शिकवा हुआ तो अलीज़े को लगा कुछ बहुत ही गलत कह बैठी है, जबकि वो रूम से जा चुका था। रुकैया ने उसे गुस्से जबकि समीन ने तासुफ से देखा था तो वो मुंह नीचे किए रोने लगी। जब से मामा ने हकीकत से पर्दा उठाने के साथ साथ उसकी तबीयत साफ़ की थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा एहसास ज़्यादा हावी है, शर्मिंदगी का या पछतावे का या फिर खुद पर आए गुस्से का। मामी से एक्सक्यूज़ करने के बाद वो मरे मरे कदमों से रोहान के कमरे की तरफ चल दी ताकि उससे माजरत कर सके। ये फजूल काम कब से शुरू किया है तुमने? वो सिगरेट फूंकते हुए लैपटॉप यूज़ कर रहा था। उसके सर पर खड़ी थानेदारनी बनी वो पूछ रही थी और ये भी भूल बैठी थी कि उससे एक्सक्यूज़ करने आई है। एक नज़र उठाकर उसे देखने के बजाय रोहान ने लैपटॉप बंद किया और ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर बाल बनाने लगा। सिगरेट हनूज उसके लबों में दबी हुई थी, जिससे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद धुआं निकलकर माहौल को आलूदा कर रहा था। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, देखना मामी को बताऊंगी और मामू, उन दोनों को आ लेने दो, अच्छी क्लास लगवाऊंगी तुम्हारी। बालों को सेट करने के बाद खुद पर परफ्यूम छिड़कता हुआ मुकम्मल खामोशी अख्तियार किए हुए था। उसकी खामोशी से अलीज़े का जी घबराया तो बेसाख्ता उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। दूर रहो, मैं मज़ीद कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। झटके से अपना बाजू छुड़वाते हुए वो ठंडे लहजे में बोलकर उसे भी अपनी जगह सर्द कर गया। रोहान, उसकी आंखें यकलख आंसुओं से भरी थीं तो वो एक नज़र उसे देखकर लब भींच गया। ये रोने धोने का शौक़ बाहर जाकर पूरा करें, मेरे सामने ये हथियार चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी आप? वो टुकुर टुकुर उसके अंदाज़े तखातुब पर गौर करने लगी। पहली बार उसे इदराक हुआ कि मामला इतना भी हल्का नहीं जितना वो ले बैठी थी।
अपना मोबाइल उठाकर वो जैसे ही उसके पास से गुजरा तो वो उसका हाथ पकड़ गई। प्लीज़। साथ ही एक सिसकारी उसके लबों से अदा हुई, क्योंकि उसका वही हाथ रोहान ने पकड़कर शिद्दत से दबाया था, गोया अपना गुस्सा निकाला था उस पर। रोया रोया चेहरा और आस भरी नज़रों से उसे तकती हुई उसकी तेज़ तरार सी मोहब्बत, बल्कि ज़बान दराज मोहब्बत, जहन में सोचते ही उसे हंसी आई, मगर फिर भी वो उसे फ़िलहाल माफ़ करने का इरादा ना रखता था। तभी उसके अगले अमल ने रोहान को साख्त कर दिया। दोनों हाथ उसके आगे जोड़े उससे माफ़ी तलब करती वो उसका दिल गुदाज कर गई। सिगरेट लबों से निकालकर जूते तले मसलते वो उसके हाथों को खोलकर अपने हिसार में ले गया। बेवकूफ़, ये क्या कर रही हो? भला तुम्हें झुकाना कभी भी नहीं चाहा मैंने। झल्ली लड़की, जिनसे मोहब्बत हो उनको झुकाकर कौन सी तस्कीन मिला करती है भला। उसके आंसू साफ करते हुए वो अपनी मोहब्बत का मान बख्श रहा था। वो रोती गई तो वो बेबसी से उसे देखकर अपने उसूल यूं भी कभी तोड़ने पड़े। उसकी खता थी, हाथ मुझे जोड़ने पड़े। ये लो बस, अब रोना बंद करो। दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते वो चिढ़ते हुए बोला तो अलीज़े रोते में हंस ही दी। धूप में बारिश का मंजर देखकर निगाहों में मोहब्बत की तपिश बढ़ गई तो बेख्तियारी में उसे देखे गया। गुलाबी पड़ती अलीज़े ने उसे ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़वाया और उसकी नज़रों से घबराती बाहर निकल गई। रोहान तमानियत से गहरी सांस लेकर रब का शुक्र बजा लाया कि अब बदगुमानी के बादल छट चुके थे और ज़िंदगी की रहगुज़र हसीन थी। नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।